नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। तो मैं विश्वजीत सिंह और आज हम करेंगे डिस्कस 10 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें बिकॉज यहाँ पे हम अपने जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इन वीडियोस के पीडीएफ और एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आइए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। इंपॉर्टेंट न्यूज़, भारत का पहला नया मैमल व्हाइट चीक्ड मकाऊ। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने भारत में एक नई मैमल स्पीशीज ढूंढी है। ठीक है, ये भारत की नई मैमल स्पीशीज बनी है। पहले ये मकाऊ जो है वो चाइना में भी डिस्कवर हो चुका है इन 2015 और इसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में थी या नहीं ये अभी तक पता नहीं था। लेकिन अब इंडियन साइंटिस्ट ने इसकी प्रेजेंस देखी है इन द रिमोट अजनाओ डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। और ये एरिया उस एरिया से चाइना में सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है जहां पहली बार मकाऊ को चाइना में देखा गया था। और इस डिस्कवरी को पब्लिश किया गया है इन द February 3 इशू ऑफ इंटरनेशनल जर्नल एनिमल जीन। और ये डिस्कवरी, सबसे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल हो गई। इसको नहीं ढूंढ रहे थे, ढूंढ कुछ और रहे थे, मेलों ने कुछ और गया। ठीक है, जो जेड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनका कहना था कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर व्हाइट चिक्ड मकाऊ। हमें 10 करोड़ की ग्रांट मिली थी हिमालयन स्पीशीज को पढ़ने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हिमालयाज एंड स्टडी द लार्ज थ्रेटन्ड स्पीशीज इन द रीजन। और ये बेसिकली डॉक्टर मुकेश ठाकुर जो इस स्टडी के लीड ऑथर भी हैं, उनके अंडर ये स्टडी कैरी आउट की गई एंड आल्सो अंडर रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ ZSI डॉक्टर कैलाश चंद्र। देखिए हुआ क्या, इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अभी वो ट्रैक कर रहे थे रेड पांडा को और अरुणाचल मकाऊ को। ठीक है, ये और वैरायटी है मकाऊ की, अरुणाचल मकाऊ और रेड पांडा को ट्रैक कर रहे थे ईस्टर्न हिमालयाज में। एक दिन क्या हुआ, उनके एक स्टूडेंट अभिजीत घोष वो ट्रैक कर रहे थे अरुणाचल मकाऊ को, ठीक है, जिस पर वो काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ फीकल और स्किन सैंपल्स उस मकाऊ के इन्होंने लिए और उनकी DNA सिक्वेंसिंग की इन द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लैब। ठीक है, और उनको यही लग रहा था कि ये अरुणाचल मकाऊ के सैंपल्स हैं। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला ये तो व्हाइट चीक्ड मकाऊ का DNA है। और उन्हें इतनी हैरानी हुई कि टीम ने दोबारा से दूसरी बार DNA सिक्वेंसिंग की ताकि कंफर्म किया जा सके कि सच में भारत में जो है व्हाइट चीक्ड मकाऊ देखने को मिला है। और इसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कंफर्मेशन भी की, टेस्टिंग की, कैमरा ट्रैपिंग यूज किया गया और फिर उन्होंने एक जुवेनाइल व्हाइट चीक्ड मकाऊ को देखा। ठीक है, जिसको पकड़ रखा था लोकल विलेजर के किसी घर में। ठीक है, क्योंकि अंजाओ डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो बेसिकली ट्रेडिशनल हंटर्स हैं। ये देखो, आपको व्हाइट चीक्ड मकाऊ दिख रहा होगा। सो ठाकुर कॉल द डिस्कवरी इन बोथ चाइना एंड इंडिया ब्रेक दो डिस्कवरीज। और उन्हें बोला कि ये ब्रेक दो डिस्कवरी है बिकॉज आज की डेट में ये बड़ा रेयर है कि कोई मैमल स्पीशीज आपकी नजर से दूर रहा हो। ठीक है, हाँ ये तो देखते हैं छोटे जो एनिमल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके तो बहुत मिलते हैं नए डिस्कवरीज, लेकिन बड़े एनिमल्स के चक्कर में ये बहुत कम है। ठीक है, इस व्हाइट चिक्ड मकाऊ की अगर बात करें तो इसकी व्हाइट चीक्स होती हैं, यहां आप देख सकते हो ये एरिया। दीज आर व्हाइट चीक्स, लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन द नेक एंड ए लॉन्गर टेल देन अदर मकाऊ स्पीशीज। और ये आखिरी मैमल है जो साउथ ईस्ट एशिया में डिस्कवर किया गया है। दोनों अरुणाचल मकाऊ और व्हाइट चिक्ड मकाऊ ये एक ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। और अभी इसकी डिस्कवरी के बाद क्या है कि अभी एक साइंटिस्ट को पुश मिला है कि वो और इस एरिया को एक्सप्लोर करें। और उनका कहना है कि शायद हमें भूटान में भी हो सकता है कि ये जो स्पीशीज है हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट मैमल स्पीशीज ऑफ इंडिया कौन सा मिला है तो ये ध्यान रखना लास्ट ये व्हाइट चिक्ड मकाऊ। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है ऑन मनरेगा और उस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि गारंटेड डेज ऑफ वर्क, है ना, आपको मनरेगा पता होगा, 100
दिन का नॉन स्किल्ड वर्क गारंटीड प्रोवाइड करना अंडर मनरेगा। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि अब इस 100 दिन को बढ़ाकर 150 कर दिया जाए अंडर मनरेगा, क्योंकि अभी रूरल एरियाज में जहां काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वहां उनके लिए मनरेगा एक लास्ट ऑप्शन बचता है। और ये रिकमेंडेशन एक ऐसे टाइम पे आई है जब आपको पता है ऑलरेडी कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव लौट गए हैं कोविड-19 के दौरान, और इन इलाकों में, रूरल इलाकों में डिमांड ऑफ वर्क वो भी बहुत ज्यादा हाई रहा है पिछले साल। लोकसभा में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हुए स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसको हेड कर रहे थे शिवसेना मेंबर प्रताप राव जाधव, उन्होंने कहा कि बजटरी एलोकेशन जो इस स्कीम का है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है, वो सही नहीं दिया जा रहा है, और इस तरह से फंड प्रोवाइड करने चाहिए इनको मनरेगा में कि साल के मिड में फंड्स की कमी ना हो, और जो फ्लो ऑफ फंड्स है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मटेरियल वो लगातार चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। अगर बजट की बात करें तो इस बार जो यूनियन बजट है उसमें मनरेगा के एलोकेशन में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, हालांकि डिमांड उठ रही थी इसको इंक्रीज करो, और इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगले साल भी 73,000 करोड़ तक ही इसको लिमिट करके रखा है। ठीक है, तो अभी क्या है वे फॉरवर्ड? नाउ इट इज हाई टाइम कि स्कीम को रिवैम्प करो, क्योंकि समय बदल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें कोविड पेंडेमिक के दौर में देखने को मिले हैं। और कमेटी ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी ये कहा है कि वेज रेट्स में भी बढ़ोतरी की जाए और इसको एक इंडेक्स से लिंक किया जाए जो इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड हो। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस तरह से इन वेज रेट्स को भी बढ़ाया जाए, ताकि जो रूरल एरियाज में लास्ट ऑप्शन इन लोगों के पास बचती है वो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने वाली है 14 से 18 फरवरी। हर साल ये मनाया जाता है, 2016 में शुरू हुआ था, और पर्पज इसका होता है टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस, और हर साल कोई ना कोई थीम होती है। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? थीम। इस बार की थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर, एंड दिस थीम इज अलाइंड विद वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इस स्ट्रेटेजी के साथ में अलाइंड है थीम गो डिजिटल गो सिक्योर। इस बार की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो फोकस है वो 3 चीजों पर रहने वाला है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। एक तो कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, देन सिक्योरिटी या फील सिक्योर एंड नो फियर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, है ना, क्योंकि आजकल देखिए फियर ही बहुत है, इतने ज्यादा फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो उस सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और फियर को कैसे कम किया जा सकता है, ये एक फोकस रहेगा। देन प्रोटेक्शन टू द कस्टमर्स। ठीक है, ये 3 जो है टॉपिक्स, इन पर जो है बेसिकली फोकस रहेगा इस बार के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। ठीक है, तो ध्यान में रखना कौन कराता है? आरबीआई। थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो उड़ीसा में लाइट हाउस टूरिज्म की शुरुआत हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लाइट हाउसेस को डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में अभियान शुरू कर दिया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स हैं सरबंदा सोनोवाल, उनका कहना था कि उड़ीसा की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 लाइट हाउसेस को डेवलप किया जाएगा। ये कौन कौन से हैं लाइट हाउसेस? गोपालपुर लाइट हाउस गंजम में, पुरी लाइट हाउस, चंद्रभागा लाइट हाउस पुरी में, पारादीप लाइट हाउस एंड फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस इन केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अगर हम देखें लाइट हाउस ये क्या है, कौन चलाता है इनको, तो ये मेंटेन किए जाते हैं बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स, एंड दिस डायरेक्टरेट जनरल इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, अब लाइट हाउसेस का काम क्या है? आपने देखा होगा लाइट हाउसेस बड़े ऊंचे से टावर होते हैं जहां से लाइट का इशारा रहता है। तो ये बेसिकली इनका बेसिक था जो एम। अभी तो खैर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, लेकिन पुराने टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। ये नेविगेशनल एड के तौर पर काम करते थे और आज भी करते हैं फॉर मैरीटाइम पायलट्स। एक टावर से लाइट इमिट होती है, ठीक है, आजकल इस यहाँ पर एरो बेकन्स और लेजर लाइट को यूज़ किया जाता है। और एक और आपने खासियत देखी होगी कि लाइट डिम होती है दोबारा चलती है, कॉन्टिन्यूसली लाइट होती है।
चलती है बंद होती है, चलती है बंद होती है। देखिए इसलिए ये क्यों होता है, इसके पीछे कंसेप्ट समझिए। अगर लाइट कॉन्टिन्यूस होगी तो ये वीकर होगा इसको ऑब्जर्व करना, लेकिन अगर शॉर्ट इंटरवल्स पर हम लाइट चलाते बुझाते रहेंगे तो इससे जो है वो बहुत ज्यादा उसे ऑब्जर्व करना आसान होगा। और अभी तो कई मॉडर्न लाइट हाउसेज में रेकॉन ट्रांसपोर्टर्स भी शुरू हो गए हैं, जिनका एक यूनिक रडार सिग्नेचर होता है जो उधर शिप को पता लग जाता है। ठीक है, उड़ीसा में लाइट हाउस टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है इन पार्ट ऑफ मेरीन एड्स टू नेविगेशन 2021। और इससे क्या होगा, इन लाइट हाउसेस को टूरिज्म डेस्टिनेशन में डेवलप करने में हेल्प होगी, और इससे जो हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल वैल्यूज इन लाइट हाउसेस की हमेशा रही है उसको भी प्रिजर्व रखने में फायदा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना किस स्टेट में शुरू किया गया लाइट हाउस टूरिज्म। इट विल बी इन स्टार्टिंग इन उड़ीसा। सो आगे बढ़ते हैं। एक ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हमें देखने को मिली है। खैर अभी ड्राफ्ट में है, लेकिन फिर भी इसकी चीजें समझना जरूरी है। जो हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर सिविल एविएशन है जनरल डॉक्टर वीके सिंह, उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया है फॉर प्रमोटिंग एयर स्पोर्ट्स इन इंडिया। देयर इज वन फील्ड एयर स्पोर्ट्स। ठीक है, और गवर्नमेंट अभी देख रही है इस ड्राफ्ट पर, जो कमेंट आएंगे उनको भी देखेगी। और इस पॉलिसी के अंतर्गत डोमेस्टिक डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इट विल बी प्रमोटेड। लोकल लेवल पर हम इनको इक्विपमेंट्स को डेवलप कर सकें एंड इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस पॉलिसी का मकसद है भारत को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर एयर स्पोर्ट्स, और इसमें काफी सारी एयर स्पोर्ट्स हम कवर कर सकते हैं, जैसे एरोबेटिक्स है, अमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, एरो मॉडलिंग है, ड्रोन्स है, बैलूनिंग है, ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग है, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, विंटेज एयरक्राफ्ट है। इन सभी को हम एयर स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का मकसद है भारत को वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बनाना बाय 2030। इसका मिशन है एक सेफ, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इंजॉयबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम देना भारत को। और इंडिया के पास बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है एयर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे, आपको पता है हमारी इतनी ज्यादा टोपोग्राफी डिफरेंट है, कहीं समुंदर है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं हिमालय है ना, और जोग्राफिकल एक्सपेंस है हमारा इतना बड़ा, और फेयर वेदर कंडीशन यहाँ मिलती हैं। तो इंडिया के पास इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का एक बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो ASFI है वो इसकी एपेक्स गवर्निंग बॉडी रहेगी, और ये डे टू डे एक्टिविटीज जो है हैंडल करेगी हर एक एसोसिएशंस की फॉर ईच स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड गवर्निंग लेवल पर इसकी बॉडी होगी फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल, FAI। ठीक है, ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी होगी फॉर एयर स्पोर्ट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड। और जितनी भी कंपटीशन भारत में कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय दिस FAI। ठीक है, तो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना FAI कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, तो जब ये पॉलिसी आएगी, जब ये एक तरह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगी, तो उसके बाद भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। PM केयर फंड 3 गुना हो गया, 11,000 करोड़ के लगभग पैसा आया 2020-21 में। ठीक है, इस 11,000 करोड़ में से 2020-21 में 4,000 करोड़ के लगभग स्पेंड किया गया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ PM केयर फंड्स। और 31 मार्च 2021 के अनुसार इस फंड में अभी तक 7,013 करोड़ का बैलेंस ऐसा है जिसको कहीं खर्च नहीं किया गया है। मेनली सरकार का कहना है कि इस पैसे को खर्च किया गया है टू बाय मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स, एंड दिस इज बिकॉज टू बूस्ट द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 और माइग्रेंट्स को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट जो है वो स्पेंड की गई है ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6.6 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। 1400 करोड़ इसलिए यूज किया गया था। फंड पे थोड़ी सी बात कर लें तो 27 मार्च 2020 को एस्टैब्लिश किया गया था। एक डेडिकेटेड नेशनल फंड बनाया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका फॉर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हमें देखने को मिला। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। उनके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज वन डॉक्यूमेंट्री इन न्यूज
राइटिंग विद फायर. Why it has been in news? Because it was the only Indian documentary which has been nominated in the 94th Academy Awards in the Best Documentary Feature category. Writing with Fire. अगर पूछ लें आपसे, सीधा सवाल बनता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री को अकेडमी अवार्ड्स, जो जिनको पॉपुलरली हम ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में रखा गया है, तो यह है राइटिंग विद फायर. देखिए ये डॉक्यूमेंट्री के बारे थोड़ा सा जान ले. ये बनाई गई है बाय फिल्म मेकर्स रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष, और ये अकेला एक इंडियन टाइटल है जो नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए. इसमें है क्या, इट इज अबाउट ए रूरल न्यूज़पेपर रन बाय दलित वुमेन. उस रूरल न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया. ये बहुत ही लाइमलाइट में आया है न्यूज़पेपर. ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ निरंतर द्वारा शुरू किया गया था इन द बुंदेलखंड रीजन इन 2002. और ये डॉक्यूमेंट्री शो करती है कि किस तरह से पिछले कई सालों में खबर लहरिया प्रिंट से होकर डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हुआ है. एंड दिस फिल्म फॉलोज मीरा एंड हर फेलो जर्नलिस्ट, जिन्होंने धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को उसका अनुभव किया और साथ के साथ पेट्रियार्ची जैसी चीज़ों पर सवाल उठाया, और ऐसे स्टोरीज जिनमें कास्ट एंड जेंडर वायलेंस इन्वॉल्व है और पुलिस की इनकम्पिटेंस, इस तरह की न्यूज़ स्टोरीज को इस न्यूज़पेपर ने सामने लाया. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. राइटिंग विद फायर, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, पोस्टर है उस डॉक्यूमेंट्री का. आगे बढ़ते हैं. छोटी न्यूज़ है ये. अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का. ठीक है, अगर सीधा पूछ ले रहे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. और इससे पहले भी 2017 में स्वच्छता अभियान के लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था. वहीं बाटा इंडिया ने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. ये इसलिए बनाया टू प्रमोट द ब्रांड एंड स्ट्रेंथन द यूथ कनेक्शन. बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया 1931 में फाउंड हुई थी. हेडक्वार्टर इसके गुरुग्राम में है और करंट सीईओ गुंजन शाह हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हो, अक्षय कुमार एंड दिशा पटानी. सो आगे बढ़ते हैं. अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया ऑफ मेडीबडी. व्हाट इज मेडीबडी? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स. इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी. ठीक है, सोशल अल्फा की एनर्जी लैब के साथ एक क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की जो बात की गई है, इसका एम है एक क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, ताकि जो ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके और स्टेट में एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने साइन किया थ्रू केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल एंड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर. एंड ईएमसी केरला में बेसिकली पावर डिपार्टमेंट एजेंसी जाती हैं, जैसे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अनर्ट, एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो ध्यान में रखना, सोशल अल्फा के साथ केरला का एमओयू फॉर प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान. कोविड के दौरान देखिए, ज्यादातर आपको पता है देयर इज वन वर्ड, सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आज की डेट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है. ये इस वक्त सबसे ज्यादा बना रहा है चाइना, या आप कह सकते हैं कि इसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है एशिया में. और जो पूरी दुनिया है, यूरोपियन मुल्क है, अमेरिका, कनाडा है, दे आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन एशियन मार्केट्स फॉर दिस थिंग. बट व्हाट हैपेंड इन कोविड, उसने बिल्कुल ये सारा सिस्टम बदल के रख दिया. सारी ट्रांसपोर्टिंग लाइंस डिस्टर्ब हो गई. ठीक है, जिसके कारण ईयू में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई. ठीक है, और अभी ईयू ने, चलिए अब पढ़ते हैं इसको. ईयू ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है इन दी चिप प्रोडक्शन, ताकि जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस आई कोविड की वजह से, उनको रोका जा सके. और अल्टीमेटली मेन मकसद क्या है, टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन फर्म्स, कि फॉरेन फर्म्स पे हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें. ठीक है, ये चिप प्रोडक्शन प्लान का मेनली मकसद है, दोबारा मैं बता रहा हूं, टू कर्ब इट्स डिपेंडेंसी ऑन एशियन मार्केट्स. क्योंकि आज की डेट में एक गेम कंसोल से लेके कार, हॉस्पिटल वेंटर तक में इन सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज किया जाता है.
एंड यूरोपियन यूनियन इज बूस्टिंग इट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन सेमीकंडक्टर सेक्टर विद दिस चिप्स एक्ट। और ये किस टाइम हो रहा है? जब नेचुरल गैस शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बात करें, इसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन। और अभी करंट जो पॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं, है ना, आपने देखा ही है यूक्रेन को लेकर जो चल रहा है। अगर कल को लड़ाई होती है, मान लो यूएसए अमेरिका में, सॉरी यूएसए और रशिया में, तो अगर यूरोप टोटली साइड ले लेता यूएसए की, तो रशिया सीधा इसकी एनर्जी कट कर देगा। इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होकर रशिया से यूरोपियन यूनियन में जाती है, और रशिया अगर ऐसा कर देगा तो पूरी यूरोपियन यूनियन में खलबली मच जाएगी। तो इसीलिए तो आप देखिए ना, कोशिश हो रही है जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कि इस मसले को हम शांति से समझा लें। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, दिस इज ए फैक्ट, यूरोप का बहुत ज्यादा रिलायंस है ऑन रशिया फॉर एनर्जी। अच्छा, ये चिप प्रोडक्शन वाली आई क्यों दिक्कत? देखिए, कार मेकर्स और बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होना पड़ा कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान। सप्लाई चेन्स इतनी डिसरप्ट हो गई और इनके पास सेमीकंडक्टर्स बहुत कम पहुंच रहे थे। मतलब इतना कम हो रहा था कि कारें ही नहीं मिल रही थी यूरोप में। कारों के लिए इतना टाइम वेट करना पड़ रहा था क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस माने तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यूरोप ने तो अनाउंस कर दिया अभी कुछ समय पहले, यूरोप से पहले कुछ समय पहले अमेरिका ने अनाउंस किया था कि वो एक कितने $1 मिलियन का प्लान शुरू करने वाले हैं टू प्रमोट चिप प्रोडक्शन इन अमेरिका। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सप्लाई चेन्स का जो है डिसरप्शन ने एहसास करा दिया कि भाई हम तो बहुत डिपेंडेंट है एशियन मुल्कों पे, हमें कुछ देखना होगा, हमें कुछ अपना बनाना होगा। ठीक है, यूरोप में मैंने भी आपको बताया कई लोगों को 1 साल तक वेट करनी पड़ी, स्पेयर पार्ट ही नहीं थे कारों के लिए। और इससे पता लगा कि ये सप्लाई चेन्स कितनी वनरेबल है कि कोविड-19 पेंडेमिक जैसे अगर कोई कल को और इशू आ जाता है तो इनकी तो प्रोडक्शन लाइनें बिल्कुल बंद ही हो जाएंगी यूरोप की। देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? टाइनी माइक्रोचिप्स होती हैं। ठीक है, और ये एज ए ब्रेन का काम करती हैं। स्मार्टफोन से लेके कारों तक इसमें यूज होता है। ठीक है, और इससे एक और बात का पता चला है दैट देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ चिप मेकर्स इन एशिया। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है बिकॉज दीज कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज एशियन कंट्रीज। यूरोप का जो चिप एक्ट आया, ये क्या करेगा? इट विल लिंक रिसर्च, डिजाइन एंड टेस्टिंग एज वेल एज इट विल कोऑर्डिनेट ईयू एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट और पब्लिक फंड्स को पूल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इट विल आल्सो अलाउ स्टेट एड टू गेट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ग्राउंड। ईयू में देखिए इस वक्त सिर्फ दुनिया भर के 9% सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, ग्लोबल शेयर में इनका सिर्फ 9% है पूरे यूरोपियन देशों में, देख लो। और ईयू का प्लान है कि इसको बाय 2030 हम 20% तक बढ़ा पाएं, है ना। क्योंकि 20% तक इसलिए क्योंकि तब तक 2030 तक पूरी दुनिया में भी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, मार्केट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये न्यूज़ ध्यान में रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, समृद्ध इनिशिएटिव। सो व्हाट इज दिस इनिशिएटिव? इट्स फुल फॉर्म इज सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है बाय अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इसे अनाउंस किया गया है, और इसके साथ जो एसोसिएशन में काम करेगा वो करेगी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसेड। ठीक है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस पार्टनरशिप का पर्पस है इट विल इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर देना टू वनरेबल पॉपुलेशंस इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, और रूरल और ट्राइबल एरियाज में भी। यूसैड, आईपी ग्लोबल्स, इंडियन गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर अकेडमिया, ये सभी मिलकर एक समृद्ध ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने बनाई थी, सॉरी, इस तरह की फाइनेंस फैसिलिटी, और फिलैंथ्रोपिक और पब्लिक फंड्स को यूज किया था ताकि एक बड़े लेवल पर एक मार्केट बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाए जा सके। ठीक है, फोकस इसका रहेगा ऑन इनोवेशन अक्रॉस हेल्थ केयर लैंडस्केप,
गोल इनका रहेगा इन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ऑनगोइंग थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, बिल्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक्स। इट विल आस्क फॉर सॉल्यूशंस फ्रॉम इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना हेल्थ केयर वर्कर्स की, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव करना, मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन पर फोकस करना और सपोर्ट करना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को और पेशेंट्स को जो कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्या है समृद्धि इनिशिएटिव? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। किसने शुरू किया? अटल मिशन इनोवेशन ऑफ नीति आयोग। और किसके साथ इसको शुरू किया गया? दैट इज इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर में आपको लेडीज दिख रही होंगी। सो दिस इज बेसिकली द कंचोत फेस्टिवल। ये एक एंशिएंट फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है बाय द नाग फॉलोअर्स। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष ऑफ माघ मंथ, जो जनरली जनवरी या फरवरी में आता है। ठीक है, और बड़े धूमधाम से इसको चनाब वैली रीजन में जो जम्मू के कश्मीर के लोग रहते हैं वहां मनाया जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है एंड इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय मैरिड वुमेन जो अपने हस्बैंड्स की लंबी आयु के लिए प्रे करती हैं। ठीक है, इस कंचोत को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंचोत फेस्टिवल आपको आ जाए कहां मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फॉलोअर्स का मानना है कि इस दिन लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती इन दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, चौथ, करवा चौथ, कुछ इस तरह से याद कर लेना। करवा चौथ, शादी, मैरिड वुमेन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद कर्नाटका ताकि रूरल वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा सके। ठीक है, कर्नाटका की स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सपोर्ट और ग्रोथ के लिए अमेजॉन इंडिया एक लॉन्च करेगी संजीवनी KSRLPS। हाँ, ये केरला स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी और इससे वो अपने बेनिफिट दे सकेगी ऑफ सहेली प्रोग्राम। ठीक है, ये सहेली प्रोग्राम क्या है ये आगे बताता हूं। और इसका पर्पस होगा टू ट्रेन एंड एम्पावर थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एक तो उनको ट्रेन करना, फिर उनको ऑनलाइन एक्सेस देना फॉर वाइडर मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एक उनको ट्रेन भी किया और अपना जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिया कि यहां वो अपने प्रोडक्ट्स बेचें। इस सहेली प्रोग्राम में उन्हें ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप कराई जाएंगी ताकि इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प हो। ठीक है, इससे अमेजॉन और गवर्नमेंट बॉडीज इकट्ठी बैठेंगी और इससे एम्पावर करने की कोशिश मिलेगी कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, और ये जो हैं बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये अपना बिजनेस अमेजॉन इंडिया के साथ रजिस्टर करेंगी ताकि उनको भी एक वाइडर बेस मिले। देखिए, अमेजॉन का अगर सहेली प्रोग्राम पूछ लें, सहेली प्रोग्राम किसका है, तो सहेली प्रोग्राम बेसिकली अमेजॉन के द्वारा चलाया जाता है। इसमें ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सहेली वुमेन। ठीक है, और उन्हें समझाना कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करनी है, स्किल्स डेवलप करना, कैपेबिलिटीज डेवलप करना ताकि वो अपना बिजनेस amazon.in पर बढ़ा सकें। है ना, इन ट्रेनिंग वर्कशॉप में क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे सेशंस ऑन लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करने हैं, इमेजिंग और कैटलॉगिंग कैसे करनी है, पैकेज और शिपिंग कैसे करनी है, इन्वेंट्री और अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करनी है और कस्टमर सर्विसिंग कैसे करनी है, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना किसके साथ साइन किया? कर्नाटका के साथ। पर्पस क्या है, सहेली प्रोग्राम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। सो आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है विद एन एलोकेशन ऑफ 4600 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इंपॉर्टेंट बात दूसरी, किस मिनिस्ट्री द्वारा इस स्कीम को एडमिनिस्टर किया जा रहा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एम क्या है? ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, तब इसका नाम संपदा था। आपने जरूर सुना होगा संपदा। इसी स्कीम को 2017 में बाद में जाके रीनेम कर दिया गया था एज ए PMKSY। तब इसका नाम था स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अभी इसको आसान भाषा में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रीनेम कर दिया गया है।
ठीक है, इस स्कीम से क्या होगा, इट विल बूस्ट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर प्राइसेस टू द फार्मर्स। फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, ये अम्ब्रेला स्कीम है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इसी के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज एंड ऑपरेशन ग्रीन्स, ये सारी आर सब्ज्यूम्ड इन वन अम्ब्रेला स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या योजना है, एक्सटेंड कर दिया गया है, न्यूज में है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या पर्पज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। फाइजर इंडिया जो है बेसिकली भारत की चौथी लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनके पोर्टफोलियो में 150 प्रोडक्ट्स हैं इन डिफरेंट एरियाज। टॉप ब्रांड्स की अगर बात करें, आप में से काफ़ी सुना होगा, जैसे कोरेक्स, डोलोनेक्स, जेलोसेल, ये सभी ब्रांड इनके हैं। ठीक है, प्रदीप शाह की बात करें तो वो एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं इसके और फाउंडिंग मेंबर रहे हैं क्रिसिल के। क्रिसिल से पहले उन्होंने HDFC फाउंड करने में हेल्प की थी 1977 में। इसके बिना वो यूसैड को कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के भी और ADB के भी। तो इनको जो है बेसिकली इनके बोर्ड का, फाइजर इंडिया के बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने जो मिनिस्टर हैं हमारे रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन्होंने नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिट को शुरू कर दिया है। ठीक है, नीति कोलैबोरेशन में कौन कौन है, नीति आयोग, फोन पे, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड EY, इन सभी ने मिलकर एक 3 हफ्ते की वर्चुअल समिट शुरू की है, फिनटेक ओपन। 7 फरवरी से 28 फरवरी इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे, कम्युनिकेशन, IT अश्विनी वैष्णव इन द प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए, पहली अपनी ही अलग तरह का इनिशिएटिव है। इसका पर्पस है रेगुलेटर्स को, फिनटेक प्रोफेशनल्स को, एंथुजियास्ट इंडस्ट्री लीडर्स और स्टार्टअप कम्युनिटी एंड डेवलपर्स को आपस में इकट्ठे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट करना, अपने आइडियाज एक्सचेंज करें ताकि इनोवेट कर सकें वो कुछ ना कुछ। ठीक है, और ये ओपन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है फॉर यूजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जहां प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, डेवलपर ये सभी जुड़ सकते हैं ताकि नए सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकें। ठीक है, देखिए फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म है इसकी। इसका क्या मतलब होता है, नई टेक्नोलॉजीज बनाना जिससे इंप्रूव और ऑटोमेट किया जा सके डिलीवरी एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। ठीक है, आज की डेट में देखिए 270 बैंक्स आर कनेक्टेड विद द UPI। 270 बैंक्स UPI के साथ कनेक्टेड हैं और कई एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स ने ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जिससे कंट्री का जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट है वो बहुत बड़ा है एंड इट इज़ हाईएस्ट ग्लोबली राइट नाउ एट 87%। ठीक है, आप देखो UPI ट्रांजेक्शन्स कितनी बढ़ गई हैं। नाउ द पेमेंट, वो सारा सिस्टम चला गया है ना। पहले क्या था, वो एक पर्ची लो, सबसे पहले क्या था, पर्ची लो, भरो, बैंक में दो, पैसे मिलेंगे। फिर ATM आ गए। नाउ अब ATM कार्ड की भी जरूरत नहीं है, फ़ोन पे खोला, UPI पेमेंट की, चलो जी स्कैन एंड पे, ख़त्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ऑल द न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे इज़ कंप्लीटेड। सो रिवीजन कर लेते हैं MCQs की। सो भारत में पहले किस नए मैमल स्पीशीज़ को खोजा गया है, याद करो फटाफट। इट इज़ वाइट चीक्ड मकाऊ। रिसेंटली किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का, सो कौन है फटाफट बताओ। इट इज़ अक्षय कुमार। कौन सी डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है इन 94th अकेडमी अवार्ड्स इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है, ये है राइटिंग विद फायर। फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, ही इज प्रदीप शाह। PMKSY योजना में S का फुल फॉर्म क्या है, सुधार, सब्सिडी, संपदा, संजीवनी। क्या नाम था इस स्कीम का, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो क्या आंसर होगा, संपदा। अमेजन इंडिया ने किस स्टेट के साथ MOU साइन किया है ताकि रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योर में बदला जा सके, तो इट इज कर्नाटका। ठीक है, और इनकी कौन सी स्कीम थी,
फेमस फॉर दीज रूरल वुमेन, सहेली प्रोग्राम। ठीक है। कंचोत फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जम्मू एंड कश्मीर। समृद्ध इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है? याद करो फटाफट। यह शुरू किया गया है बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। सो दोस्तों, ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। इसी तरह से हमारी वीडियोस को शेयर करें, सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज देखिए, आप लोगों की शेयर और सपोर्ट के साथ ही हम इस चैनल को एक इफेक्टिव वे में चला सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।